अब मैं बात करता हूँ जब 2014 से पहले, 2015 की बात करता हूँ, 2015 और 2014 में पार्ट बी और पार्ट सी की जो लेवल थी वो अलग अलग थी। पार्ट बी और पार्ट सी की जो लेवल थी वो एकदम डिफरेंट थी, कि पार्ट बी में एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे और पार्ट सी के अंदर थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते थे, या मोर देन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको पूछे थे, मोर देन 3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे पार्ट से। बट 2017 के बाद से पार्ट बी एंड पार्ट सी की जो लेवल है वो द एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। पार्ट बी के अंदर भी आपको 3 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्ट सी में भी आपको 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पार्ट बी इज 40 एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट इज द 35 एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क। और एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो 0.5 1/2 मार्क आपके माइनस हो जाएगी। पार्ट सी भी आपका केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60 और इसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने, मोर सिलेक्टिविटी आपकी किसकी है? मोर सिलेक्टिविटी पार्ट सी के अंदर है। इसलिए मैक्सिमम चांस जो होता है, अगर आपके पार्ट सी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही आते हैं तो क्वालिफाइंग का चांसेस आपका बढ़ जाता है, क्वालिफाइंग होने का चांसेस एकदम बढ़ गया आपका, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिविटी है, 60 में से ओनली 25 को सिलेक्ट करना है, 60 में से, बट यहाँ पे 40 में से 35 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी नहीं है, 35 आपको करना है तो आपको 40 में से करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 में से ओनली 25, उससे ज्यादा करोगे तो काउंट नहीं होगी, ठीक है? एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क एंड अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो -1 मार्क हो जाते हैं, -1 मार्क हो जाते हैं, ठीक है? Excuse तो me, मैंने sir, आपको for बोला कि जो interrupting. पैटर्न है आपका, Sir, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है? बट पार्ट और पार्ट बी एंड पार्ट सी के अंदर जस्ट लाइक सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि पार्ट बी के लिए मुझे अलग से कोई रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, तो पार्ट सी के लिए मुझे अलग से कोई रेफरेंस बुक excuse पढ़नी me, पड़ेगी। Nadeem sir, दोनों just पार्ट a के लिए second. आपको You're सेम ही रेफरेंस बुक को hello. पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आर रिमेन सेम, लेवल आर डिफरेंट, कॉन्सेप्ट आर रिमेनिंग Nadeem सेम। sir, पहली can you सेकंड hear का अगर me? केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट आपके रिमेनिंग सेम है, होमोलूम आपको पूछ रहा है, ठीक है? तो पार्ट बी में भी पूछ सकता है, पार्ट सी में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आर रिमेनिंग सेम, लेवल इज डिफरेंट। लेवल है कि पार्ट सी में मोर देन 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पार्ट बी में मोर देन 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ऐसे लेवल आपकी चेंज हो सकती है। बट आपको ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, इसके हिसाब से जानना है। तो अपने माइंड से एक पॉइंट जरूर रिमूव कर देना है कि पार्ट बी के लिए मुझे अलग से एनसीईआरटी पढ़ना है या वगैरह पढ़ना है, आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। आप जो बुक्स पढ़ते हो उसको आप 100% पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, पहले इसको समझ Excuse me, लीजिए sir. भाई, ठीक है? Excuse me, sir. अब बात करते हैं, मैंने बोला कि जो पार्ट सी है इसमें मोर सिलेक्टिविटी है, मोर सिलेक्टिविटी, और जहां पे मोर सिलेक्टिविटी होती है वहां पे मोर चांसेस हो जाते हैं आपके क्या क्वालिफाइंग करने के और रिजल्ट आने की, रिजल्ट आने की, रिजल्ट आने की मोर मोर चीज चांसेस आपको पार्ट सी से मिलेंगे, क्योंकि आपके पास सिलेक्टिविटी है और एज वेल एज आप 60 में से 25 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पार्ट सी है इसमें ऑर्गेनिक 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसको और डिवाइड कर देता हूँ, ऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चंस, inorganic also 20 questions and physical also 20 question। फिजिकल के भी क्या होते हैं 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पार्ट बी ऑर्गेनिक 13 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक also 13 क्वेश्चंस और इन फिजिकल इज 14 क्वेश्चन। फिजिकल के अंदर समटाइम 14 क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं और समटाइम ऑर्गेनिक में 14 क्वेश्चंस, तो टोटल आपके कितने हो गए 40 हो चुके। यहाँ पे टोटल कितने हो चुके हैं 60 हो चुके हैं। तो यानी देखो प्रायोरिटी हम कैसे कर सकते हैं, प्रायोरिटी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तो तीनों सब्जेक्ट आपको करना ही करना है और इसके लिए भी आपको तीनों सब्जेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपने 10 क्वेश्चन चूज किया, यहाँ से 10 क्वेश्चन चूज किया, यहाँ से 10 क्वेश्चन, तो आपके कितने हो गए टोटल 30 आपने सिलेक्ट ही कर लिया है और सिलेक्ट 30 में से आपको क्या करना है ओनली 25 को करना है जो आपको 100% आते हैं। तो पहले चलो हमने एनालाइज तो कर लिया है कि पेपर का आपका पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज दी 120 क्वेश्चंस और इस 120 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस करना है, पार्ट सी के अंदर 25 क्वेश्चन, पार्ट बी इज 35 क्वेश्चन एंड पार्ट इज दी 15 क्वेश्चंस, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हो, आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ओनली 75 क्वेश्चंस, ठीक है? तो 120 से 75 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो काउंट नहीं होगी,
ठीक है, तो पहला पेपर को हमने एनालाइज कर लिया कि पेपर क्या होगा। नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कट ऑफ। अब आपने देख तो लिया है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 120 क्वेश्चंस, और जो पेपर है आपका वो पेपर आपका 200 मार्क का है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क जो है आपके वो कितने हैं, 200 मार्क, 200 मार्क, जिसमें से पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस करना है और ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क, तो टोटल मार्क हो गए आपके 30 मार्क्स। इन पार्ट बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 35, तो इसके हो चुके हैं 70 मार्क, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं तो इन पार्ट सी तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60, बट आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 25 और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, तो ये हो जाएगा आपके 100। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क है आपके 200 मार्क। तो जो आपका पेपर होता है वो 200 मार्क का होता है, ठीक है, और उसमें से 200 मार्क्स में से आप कितने मार्क लोगे तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हो। हाउ मेनी मार्क यू गेट, ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाइड करने के लिए आपको कितने मार्क चाहिए, कितने मार्क चाहिए? तो दिसंबर 2019 में को 55 मार्क पे आपका परसेंट के ऊपर, सॉरी परसेंट है, ये क्या आपका परसेंट है, यानी 110% के ऊपर आपका क्या लगा था, 110 के मार्क के ऊपर आपका क्या लगा था, कट ऑफ लगा था, राइट। इन 2019 जून के अंदर आपको 47% के ऊपर, यानी 97 मार्क के ऊपर आपका जेआरएफ लगा था। इन दिसंबर 2018 में 57%, यानी 118 मार्क पे आपका जेआरएफ लगा था। और इन जून 2018 के अंदर 48%, देखो कट ऑफ आपका चेंज हो रहा, पेपर पैटर्न अगर अलग अलग हो जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, आपका कट ऑफ भी चेंज, कभी पेपर आपका इजी आ जाता है, कभी पेपर आपका टफ आ जाता है, उसकी बेस पर आपका कट ऑफ भी डिसाइड होता है। क्योंकि समटाइम पेपर इजी आया तो मैक्सिमम लोग अच्छे मार्क लाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाता है। जब पेपर आपका टफ आता है तो कम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं और कट ऑफ आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो इस परसेंटेज का अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे कितने आ गए आपके 60%। 60% अगर मार्क आपको मिलते हैं, 60% यानी 120 मार्क अगर मिलते हैं तो आप 101% क्या हो जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे जेआरएफ, वो भी जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, 100% जेआरएफ क्वालिफाइड हो, 120 मार्क, यानी मैक्सिमम हम कंसिडर करके हमारा 60% हमें 100% में थी। 200 मार्क इसका मतलब हो रहा है 100%, और 100% में से आपको 60% मार्क को लेना है, जिसकी बेस पर आप जेआरएफ को क्वालिफाइड कर सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हो। और जूनियर रिसर्च अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो आपको जो फेलोशिप मिलती है 31,000 आपका स्टाइफंड होता है और 7,000 आपका एचआरए होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितनी मिलती है, 38,000 आपको क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड होते हो। तो हमारा टारगेट तो ये कि जेआरएफ क्वालिफाइड करोगे तो आप फाइनेंशियली थोड़े से क्या होगे, स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो हमें जेआरएफ के मार्क ही लेना है यहाँ पे, जेआरएफ के, हमें एलएस वाले मार्क नहीं चाहिए, 100 मार्क नहीं चाहिए, 105 मार्क नहीं चाहिए, हमें जेआरएफ मार्क यानी 120 मार्क हमें चाहिए फॉर द क्वालिफाइंग जेआरएफ। मैक्सिमम आप इतने लिए तो आराम से आप आंखें बंद करके आपका जेआरएफ का रिजल्ट लग जाएगा, आपको कोई थिंक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एनालाइज हमने कर लिया, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए हमें क्या कट ऑफ चाहिए। हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से देख रहे हैं कि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हम जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी से हिसाब से आपको मार्क लेने हैं, आपको कैटेगरी के हिसाब से मार्क लें। अगर कैटेगरी में आते तो आपका ये बेनिफिट है कि आप कैटेगरी के अगर कम मार्क आ रहे हैं तो आप इजीली क्वालिफाइड हो जाओ। बट हमारे दिमाग में हमारा सिग्नल जो होना चाहिए हमेशा हायर एमर होना चाहिए, एमर, हायर एमर। इसका मतलब अगर आपको 120 मार्क लेना है तो हमें 150 मार्क का एम रखना पड़ेगा, 150 मार्क का एम रखोगे तो आपको 120 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे ना कि भाई आपको BMW कार चाहिए, तो अगर आप BMW का कार का अगर टारगेट रख रहे हो, आपका एम रख रहे हो, आपका सपना है, तो आपको कहीं ना जाके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा आगे जाके, होंडा सिटी पे तो पहुंच ही जाओगे आप। तो वैसे ही यहाँ पे एक इंसान का नेचर होता है कि जब वो ज्यादा थिंक करता है तो उसे थोड़ा कम मिलता है। तो अगर आपने मार्क 150 मार्क के लिए थिंक करोगे तो आपको 101% क्या हो जाएगा, 120 मार्क मिलने ही जाएंगे। 1 चलो, अब ये तो हमने एनालाइज करिए जेआरएफ के लिए। एलएस का कट ऑफ हम देखेंगे तो एलएस का जो कट ऑफ होता है देखो 49, 42,
51 और 43, यानी आपका इसका अगर हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50%, और 50% मीन हाउ मेनी मार्क, 100 मार्क आपको लेना पड़ेगा फॉर क्वालिफाइंग नेट और एलएस। इसको हम एलएस लेक्चरशिप बोलते हैं, एलएस लेक्चर। तो अगर आपको नेट क्वालिफाइड होना है, एलएस क्वालिफाइड करना है, तो आपको 100 मार्क लेने ही होगी मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, एलएस क्वालिफाइड कर सकते हो इन दी जनरल कैटेगरी। ठीक है, ये तो एनालाइज हमने कर लिया है। अब आपके बाद हमने पेपर भी एनालाइज कर लिया कि पेपर हमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क इज 200, जिसमें से 200 मार्क में से आपको 120 मार्क लेने हैं फॉर द क्वालिफाइंग जेआरएफ। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशंस ऑफ स्टूडेंट। अभी जो करंट सिचुएशंस है, जैसे कि आपकी सिचुएशंस है, कोई अदर स्टूडेंट की जो सिचुएशन है, वो करंट सिचुएशन क्या है अभी। कुछ स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन जो है वो 40% है, कुछ स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन है 30% है, और कुछ स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन जो है वो ओनली 20% है। अगर आप देखो, अगर हम कभी एमएससी कर रहे हैं, आप एमएससी में अपीयर्ड हो, एमएससी फर्स्ट ईयर को या एमएससी सेकंड ईयर, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में होगा आपको 20% आपको पता होगा कि हाँ 20% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, और उसके हिसाब से आप 20% के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो तो मैक्सिमम आपका 40 to 60% सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा सीएसआर नेट का, जिसकी बेस पर आप अपीयर कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशंस की बात करते हैं कि अभी जो स्टेज है अपनी, वो 40% है, 30% है और 20%। तीन टाइप के स्टूडेंट हमें मिलेंगे, ये जो 40% वाले, 30% वाले और 20%। बट हमें ये पता है कि हमें जो मार्क लेने हैं वो कितने मार्क लेने हैं, 200 मार्क में से आपको 120 मार्क अचीव करने हैं, यानी 100% में से आपको 60% को अचीव करना है, 60% को अचीव करना है। चलो, करंट सिचुएशन तो यही समझ के चल रहा है कि आपका 40% है, 30% है। ठीक है, आपको 30% नॉलेज है, आपको 40% नॉलेज है। बट अब इसको हम कैसे इंप्रूव करें कि हमारा जो 40% है वो 80% हो जाए, जो 40% है वो आपका 70% हो जाए, जो आपका 30% है वो 60-70% हो जाए। इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एमएससी के साथ आप अपनी सीएसआर नेट, सेट, गेट और एज वेल एज टीएफआर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ये स्टेज आपकी है। अभी हमने समझ तो लिया है कि पेपर एनालिसिस क्या है, कट ऑफ क्या होगा। हमने चलो जाके देख लिया कि लैंड है, ये लैंड हमने देखा है, और ये लैंड का जो प्राइस है हमने वो देख लिया कि लैंड का प्राइस ये है, इतने स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब हमारा हमारे हमारे हिसाब से वो लैंड मिल गई है हमको कि इतना 12,000 स्क्वायर फीट है, इसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही हो पाएगा, हम जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सही हो पाएगा। हमें ये इमेजिनरी हमने देख लिया है, इमेजिनरी हमें पेपर भी देख लिया कि पेपर में आपके पास 200 मार्क है, 120 मार्क लेना है। इमेजिनरी है, हमने उसके लिए कोशिश नहीं की है, जाके सिर्फ देखा है पेपर को। ठीक है, कट ऑफ को भी जाके देखा है कि हाँ भाई इमेजिनरी है, अभी हमने उसके लिए मेहनत कुछ भी नहीं की है। और सिचुएशन भी हमने देखा कि यहाँ पे करंट सिचुएशन हमारी जो है वो 40%, 30% और 20% के हिसाब से। अब हमें 120 मार्क कैसे अचीव करना है, उसकी बात मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू अचीव दी 120 मार्क। इन 200 मार्क्स में से हम 120 मार्क को अचीव कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो 200 मार्क का आपका पेपर है, और इसमें से हम कंसिडर करें कि हमारे को 60% मार्क चाहिए। 60% मार्क आ गए तो हम 100% हमारा जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई थिंक नहीं करना है। 120 मार्क आ रहे ना, आप आंखें बंद करके बैठ ना करें, आपका 100% आ जाएगा। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उससे कम है तो देन आपको थिंक करना पड़ेगा, हाँ कट ऑफ आपका एलएस भी हो सकता है या जेआरएफ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम आपका चांसेस है कि जेआरएफ आ जाए। ठीक है, तो पार्ट ए में आपको जो पता है कि पार्ट ए के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो 15 होते हैं मैक्सिमम। इसमें और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ये तो 30 मार्क्स है। ठीक, 30 मार्क्स। पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, तो 70 हो गए। और पार्ट सी के अंदर 25 मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क, तो 100 हो चुके हैं। तो टोटल जो है आपका वो 200 का है, जिसमें से आपको लेना है कितने, 120 मार्क लेना है, 120 मार्क आपको लेने हैं। ठीक है, अब इसको अचीव हम कैसे करेंगे, इस 120 मार्क को हमें अचीव कैसे करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये 15 क्वेश्चंस है पार्ट ए के अंदर, तो आपको 15 के 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, इसे
इन पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चन है, आपको 35 के 35 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से 25 क्वेश्चन चूज कर सकते हो जो आपको आते हैं, ठीक है। और इन पार्ट सी के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम है, आप इसमें से 23 और 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका इजिली क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपने 8 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है आपके और 8 क्वेश्चन किया है, तो 8 क्वेश्चन के जो मार्क हो चुके हैं वो हो गए 16 मार्क। 25 क्वेश्चन के आपके मार्क हो चुके हैं 50 मार्क, ठीक है। और 22 क्वेश्चन है आपके, और अगर हमने 4 की बात करें तो 22 क्वेश्चन के आ जाएंगे कसम अपाउंड 84 के आसपास, राइट, 84 के। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो आपका अबाव क्या आ रहा है, 120 मार्क अबाव आपको मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 35 से 35 ही करने हैं, या 20 है तो 25 तो 25 में से अगर 22 भी आते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, बट करेक्ट होनी चाहिए, उसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट। पार्ट ए कर रहे हैं उसमें से 8 के 8 आपके करेक्ट होने चाहिए, 8 to 7। पार्ट बी के अंदर 20 to 25 और पार्ट सी के अंदर आपको 20 से 23 आपके करेक्ट हो गए, तो आप सेफ जोन के अंदर आप ग्रेटर देन 120 मार्क आप ले सकते हो। चलो ठीक है, अब हाउ टू अचीव दिस 120 मार्क, है ना, इस 120 मार्क को हम कैसे अचीव करेंगे, इस जेआरएफ को हम कैसे अचीव करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को आप कैसे अचीव कर सकते हो। मैं बार बार जूनियर रिसर्च फेलो पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जेआरएफ हो जाता है तो एलएस तो आपका साइड बाय साइड हो ही गया है, तो आपको उसके अलग से कोई पेपर नहीं देना है फॉर क्वालिफाइंग एलएस। जेआरएफ होता है इसका मतलब आपका एलएस भी हो गया है, क्योंकि उसके कट ऑफ के ऊपर आपने मार्क ले लिया है, तो आपको एलएस के लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, या अलग से आपको पेपर देने की जरूरत नहीं। जेआरएफ है इसका मतलब एलएस प्लस जेआरएफ हो गया, एलएस प्लस आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। पीएचडी करोगे तो फेलोशिप मिलेगी, लेक्चरशिप करोगे तो फिर आपको वहां पे फेलोशिप नहीं मिल सकती है, ठीक है। बट आपने लेक्चरशिप कर रहे हो और फिर आप डिस्टेंस से, यानी आपने कोई लीव करके आपने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, तो जब आपका चांसेस है कि आपको वो फेलोशिप मिल जाए। अभी हाउ टू अचीव दिस 120 मार्क, अब इस 120 मार्क को और इस जेआरएफ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव। तो सबसे पहली स्टेप है इसकी कि हमें सिलेबस पता होना जरूरी है। हमने लैंड तो देख लिया है, हमने उसका स्क्वायर फीट भी देख लिया है, ठीक है, सही से हमारा जो लैंड है वो सही है, आपका स्क्वायर फीट भी सही है, ठीक है। अब उसके लिए हमें पता चलेगा सिलेबस, अब उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सारी चीजें जो लगेंगी उसको बोलते हैं हम सिलेबस। तो अब ये जो सिलेबस है, कितने सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, 100% सिलेबस, 80% सिलेबस, 70% सिलेबस, या 60% सिलेबस, ठीक है। तो हमें 100% सिलेबस की रिक्वायरमेंट है क्वालिफाइंग के लिए, या फिर आपको 80% सिलेबस की है। मैं सिंपली बताता हूं, अगर आपका 60 to 70% भी सिलेबस अच्छे से होता है, 100% में से 60 to 70%, आप रैंक 10 टॉप 10 के अंदर आओगे, 1 से लेके टॉप 10 के अंदर। अगर आपका 60 to 70% अच्छे से सिलेबस हो जाता है तो आप टॉप 10 रैंकर बन जाते हो। जरूरी नहीं है कि 100% ही सिलेबस आपको करना है। ये सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये सबसे बड़ी चीज रहती है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे अच्छे मार्क आ जाएंगे। सीएसआर डज नॉट रिक्वायर्ड 100% सिलेबस। सीएसआर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, बट जो टॉपिक से पूछेगा वो टॉपिक आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक 100% हो, सिलेबस 100% नहीं हुआ भी तो चलेगा। यानी 60 to 70% सिलेबस पे आपने कंप्लीट किया 6 मंथ के अंदर, तो आप 100% टॉप 10 रैंकर के अंदर आ जाओगे, टॉप 10 रैंकर के अंदर। तो कोई अलग से पढ़ने की, तो सिलेबस आपको 60 to 70% करना है। बट जितने टॉपिक आप कर रहे हो, जो टॉपिक आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री आपको ऐसी पढ़नी है कि 100% क्वांटम केमिस्ट्री स्टडी करनी है कि उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छोटे ना। इसको बोलते हैं 100% सिलेबस नहीं, 100% टॉपिक कंप्लीशन। कि इस टॉपिक से अगर 24 मार्क आते तो 24 मार्क आपको मिले ही मिले, उससे कम ना है, ठीक है। सेकंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 100% पढ़ना है आपको कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। तो हमें 100% सिलेबस नहीं करना है, हमें 100% टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो पहले मेरे को सिलेबस को एनालाइज करना है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनिक के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके अंदर आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको 100% पढ़ना है। जैसे रिएजेंट आप पढ़ रहे हो या इंटरमीडिएट अगर पढ़ रहे हो, 100% उसका कंप्लीशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, दैट इज द सिलेबस, कि इस CSR JRF को बनाने के लिए, अचीव करने के लिए हमें 60 to 70% सिलेबस आना चाहिए। 60-70% सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। अब ये सिलेबस आपका फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट करके क्वालिफाइड हो जाऊंगा, बट ये सबसे बड़ी गलती होती है कि 2 सब्जेक्ट की बेस पर आप कभी भी क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे मैं बताता हूं। जब आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ के, आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा है और अब जा रहे हो, जैसे ही आपने कहा आपका इनऑर्गेनिक टफ हो गया है, तो आपकी डिपेंडेंसी एक ही सब्जेक्ट पर आ गई, ऑर्गेनिक के ऊपर। आप फिजिकल इनऑर्गेनिक करके गए हैं और आपको पता चल गया फिजिकल टफ आ गया, तो आप इनऑर्गेनिक पर डिपेंडेंट हो गए। तो इनऑर्गेनिक से में आप 25 क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम तो 20 है पार्ट सी के अंदर, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जाने का चांसेस हो जाता है। तो जरूरी हमें क्या है, हमें तीनों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। तीनों सब्जेक्ट को कितने कितने परसेंट, 50-50%, राइट। 50% आपको फिजिकल करो, 50% आप इनऑर्गेनिक करो, और 50% आप ऑर्गेनिक करो। जरूरी नहीं कि 100% आपको करना है, हाइड्रोसाइक्लिक नहीं करना है, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपका गया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस टाइम में आप रिवीजन करके अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। तो हमें जितना भी सिलेबस आप करो 50%, वो ऐसे होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस, आपके अटेम्प्ट हो, आपके क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो सिलेबस आपको ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि बुक्स, कौन सी बुक चूज करें। अब दिमाग में आएगा कि कौन सी बुक्स को आपको चूज करनी चाहिए, फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए या ऑर्गेनिक के लिए। नेक्स्ट आएगा, इस बुक्स के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोट्स को मेक करना है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। सेल्फ नोट्स आपको मेक करने, सेल्फ नोट्स आपको मेक करने। और इसको और करके हम लिखेंगे शॉर्ट नोट्स। तो गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जब भी बुक्स पढ़ो आप, तो उस बुक से आप अपनी सेल्फ नोट्स और सॉफ्ट जो भी आपकी शॉर्ट नोट्स होती है, वो हमेशा आपको क्या करनी है, मेक करनी है। क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी यही होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने सिलेबस तो एनालाइज कर लिया है, बट कौन से टॉपिक को आपको रीड करना है, कौन से टॉपिक को रीड नहीं करना है, कौन से टॉपिक को फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर नहीं करना है, वो पता नहीं है, तो गड़बड़ जाएगी। अब वही टॉपिक के हिसाब से हमें सेल्फ नोट्स में करना है, उसके बाद रिवीजन हमें करना है, और देन हमें टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना। ये 4 पॉइंट है जिससे आप अचीव कर सकते हो आपने 120 मार्क को, 120 मार्क। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका, द फर्स्ट पॉइंट इज दी कि कौन से टॉपिक आपके लिए जरूरी है और कौन से टॉपिक को आपके लिए जरूरी नहीं है, कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए और कौन से टॉपिक को आपको एलिमिनेट करना चाहिए। सारा 100% है ना, क्योंकि हमें, मैंने बताया कि हमें 60 to 70% सिलेबस करना है, बट विच टॉपिक्स आर एलिमिनेटेड, कौन से टॉपिक को एलिमिनेट करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, कौन से टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया और इसकी वजह से लॉस हो जाएगा। मेजर मार्क के टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया तो उससे लॉस हो गया, माइनर मार्क के टॉपिक को आपने एलिमिनेट किया उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, 4 मार्क का लॉस होगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हो, तो एलिमिनेशन के लिए देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में CSR नेट के अंदर, CSR नेट पेपर के अंदर आपको 12 मार्क का पूछा जाता है। 12 मार्क के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको 12 मार्क के लिए पूछी जाती है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री 26 मार्क के लिए आपको पूछी जाती है। तो मेन ग्रुप प्लस यहाँ पे हम लिख देते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप प्लस केमिकल बॉन्डिंग 26 मार्क के लिए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज 12 मार्क्स। रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा आपका, 12 मार्क। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज 28 मार्क। केमिकल काइनेटिक्स 12 मार्क्स। और रिएजेंट आपके जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 32 मार्क्स के लिए।
तो देखो ये टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा है, ये फिजिकल का है तो मैं इसके लिखता हूँ पी, ये ऑर्गेनिक का इसके लिए ओ लिखता हूँ, ये इनऑर्गेनिक का इसलिए आई लिखता हूँ। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक और यहाँ पे आ जाएगा इनऑर्गेनिक, राइट। तो यहाँ पे देखो बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इतने टॉपिक आपको चूज करने हैं। और मैंने साइड में जो लिखा हो ये मार्क है कि आपको इतने मार्क के लिए पूछा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको 32 मार्क के लिए पूछी जाती है, ग्रुप थ्योरी आपको 12 मार्क के लिए पूछी जाती है, पेरिसाइक्लिक आपको 14 मार्क के लिए, एंड थर्मोडायनामिक्स कितने 18 मार्क के लिए, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा 12 मार्क के लिए और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा 6 मार्क के लिए। एलिमिनेट भी कर सकते हो आप इसको, बट बहुत ईजी है, फिर वो कोऑर्डिनेशन से कोरिलेट करता है। तो इतने टॉपिक आपको करने हैं आपके 6 मंथ के अंदर, ठीक है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये आप अच्छे से नोट कर ले, ये सारे टॉपिक आपको करने, इसके अलावा कोई टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी बेस पर ही आप इजिली क्या कर सकते हो, अपने अपकमिंग एग्जाम, जून का एग्जाम दे रहे हो आप अच्छे सिंसियरली, तो आप 100% अपीयर के अंदर अपने जीआरएफ को क्वालिफाइड कर सकते हो। तो आप क्या करना है, पहले क्या करो, ये जो टॉपिक है इसका कोरिलेट आपका अपने सिलेबस के साथ कर लो। जो आपके एमएससी सिलेबस है उस एमएससी सिलेबस को निकालो, और आपके सीएसआई नेट का जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये, और इसका दोनों में से कौन से आपको रिजेंबल कर रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, उन सिमिलर टॉपिक को आप शॉर्टिंग कर लो, जिससे आपकी एमएससी में हेल्प हो जाए और जिससे आपकी सीएसआई नेट के अंदर भी हेल्प हो जाए। दोनों चीजें आपकी ईजी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। तो हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब स्टडी टिप्स क्या होनी चाहिए, स्टडी टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए। अब हमने बोला कि भाई हमने टॉपिक तो ये चूज कर लिया है, अब इस टॉपिक को हमें 100% अच्छे से करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स को मेक करना है। शॉर्ट नोट्स को आपको मेक करना है। आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो और इस रेफरेंस बुक से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स को आप इजिली मेक करिए, ठीक है, और उसका रिवीजन करिए, ठीक है। आपने क्या किया, अभी सिलेबस उठाया, सिलेबस भी देख लिया कि इस सिलेबस में मुझे ये टॉपिक करने हैं, ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक करके मैं इजिली जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाइड कर सकता हूँ। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में कम टाइम के अंदर अपने जेआरएफ को कैसे क्वालिफाइड करो। मैं सारा सिलेबस बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने शॉर्टिंग करके उसके मार्क के साथ क्या किया है, उस सिलेबस को बताया, उस टॉपिक को बताया। अब ये टॉपिक कहाँ से रीड करना है वो भी मैं बताऊंगा। जो टॉपिक हमने अभी देखा है, इस टॉपिक को कहाँ कहाँ से रीड करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको, रेफरेंस बुक आपको यूज करनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स में करना है और उसका रिवीजन करना है, और साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहना है। आप देखो, आप अपने एमएससी का पढ़ रहे हो, एमएससी में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो आपने सीएसआई नेट के लिए भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिमिलर होगी, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, चाहे आपके एमएससी हो चाहे आपका सीएसआई नेट हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। आपको क्या करना है, जब पढ़ लो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो उसके मॉक टेस्ट दो, जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है उसके एप्लीकेशन पार्ट आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आप सीएसआर नेट के, गेट के, टीएफआईआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने आपको भी बताया कि किस पर आपको फोकस करना है, मैक्सिमम फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको करना है। अब मुझे बताओ, एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूं। आप अगर शादी में गए हो, ठीक है, एक अच्छी रॉयल शादी हो रही है, उस शादी के अंदर आप गए हो, उस मैरिज के अंदर आप गए हो, और वहां पे 20 टाइप के डिशेस लगे हैं, क्योंकि आप जाते से तो खाने की तरफ जाओगे, कोई ऐसा नहीं कि पहले उधर जाएगा इधर जाएगा बाद में खाना, आते से आपका माइंड एक्टिवेट होगा कि कहाँ पे मुझे खाने की तरफ जाना है, खाने में। अब खाने में जो लगी है 20 किस्म की डिशेस, ठीक है। और पहली डिश उठाई, इसके अंदर पनीर की सब्जी खाई, दूसरी डिश में आपके डिफरेंट टाइप की पनीर की सब्जी है, ठीक है, पनीर शाही है, पनीर ये है, पनीर खोलापुरी है, पनीर ये है, बहुत सारी की पनीर की सब्जी है। उधर उठाए नॉनवेज लगा है, नॉनवेज, उसके आगे जा रहा है नॉनवेज की डिश है, एक से एक डिश है। और उधर जा रहे हो आप, उधर आपके दाल चावल रखे हैं, दाल चावल सिंपली। और आप क्या कर रहे हो, आप वो चीजों को चूज करोगे, दाल चावल, शादी में गए हो दाल चावल खा के कभी नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे। आप वहां जाके सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चूज करोगे, एक्सपेंसिव कौन है, सबसे ज्यादा शादी के अंदर वो जो डिश है वो एक्सपेंसिव, उसको ज्यादा खाओगे। तो यहाँ पे भी एग्जाम सिलेबस के अंदर आपको वही टॉपिक पर फोकस करना है जो ज्यादा मार्क के लिए आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैक्सिमम मार्क के लिए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये टॉपिक है जो मैक्सिमम मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा, ये टॉपिक है जो मैक्सिमम मार्क के लिए। तो ये वो डिशेस है
जिस आपके जो बने बोला ना जो 20 किस्म के डिशेस है, ये डिशेस है जिसको आपको खाना है। और इसके अलावा जो डिशेस है वो क्या है आपके दाल चावल जैसे, यानी 4 मार्क है, 4 या 6 मार्क, उससे ज्यादा मार्क वाले नहीं। ये बट ये देखो आप ज्यादा मार्क वाले, इसको करके आप अच्छे मार्क ले सकते हो, अच्छी रैंक बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सिलेबस है। मैं सिलेबस से मैंने टॉपिक बता चुका हूँ, फिर भी सिलेबस ये फिजिकल सिलेबस है, ये इनऑर्गेनिक सिलेबस है, और ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब विच रेफरेंस बुक आर यूज फॉर ऑर्गेनिक, विच रेफरेंस बुक आर यूज फॉर द इनऑर्गेनिक, एंड विच रेफरेंस बुक यूज फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। पहली बात तो आ रही है कि सर आपने ये तो बता दिया है कि सिलेबस ऐसे पढ़ना है, 70 to 80% सिलेबस या 60 to 70% सिलेबस पढ़ना है, पर आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज करें, कौन से टॉपिक आपने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, इन अब ये कौन से बुक से आपको रीड करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ने से पहले आप क्लेडन बुक को जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले, इससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ऑर्गेनिक का जो बेसिक है स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी तक के 2011 से 20 तक के जो क्वेश्चंस है वो क्लेडन बुक से बन रहे हैं, क्लेडन बुक से आपको बन रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक भी क्लियर करेगा और एज वेल एज आपको क्वेश्चन भी देके जाएगा। बेसिक भी क्लियर हो रहा है और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहले आप क्लेडन को अच्छे से रीड करें, 52 टॉपिक्स इसके अंदर है। ठीक है, अभी जो सेकंड एडिशन है उसके अंदर आपको 43 टॉपिक्स है, शॉर्टिंग होके यानी कंबाइंड टॉपिक हो गया अभी। तो 43 टॉपिक आपको कंप्लीट करनी है। बड़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज है, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। इसको रीड करे बाद आपको माइकल एच नांस, है ना, माइकल एच नांस और जोफिल नांस हम इसको बोलते हैं, जोफिल नांस, इसको रीड करना चाहिए। मैं स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप आपकी है क्लेडन, सेकंड स्टेप है आपकी जोफिल नांस, एंड थर्ड स्टेप डायरेक्टली आपको मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ कैराथर यूज नहीं करना है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च के प्रॉब्लम्स है। जितने भी मॉडर्न सिंथेसिस है आपका उसमें रिसर्च के प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट रिसर्च के प्रॉब्लम देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले बेस बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, कि आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, यहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ से भी पढ़ लो, आप दोनों जगह से आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लिया है, ये थ्योरेटिकल बुक, तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो पहली स्टेप है आपकी, आपको क्लेडन पढ़ना है, उसके बाद जोफिल एंड नास, एंड देन कैराथर्स। ये 3 बुक्स है। 3 बुक के अलावा अगर आपने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, कोई आपका लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। 3 बुक पढ़ के आप अच्छी रैंक ला सकते हो, अच्छे से अच्छी रैंक आप ला सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स पढ़ने में कंफ्यूजन भी होता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने कम बुक्स पढ़ोगे उतना अच्छा है। 3 बुक्स पढ़ो सिलेक्टिवली, इससे आपके अच्छे मार्क बनेंगे, अच्छे रिजल्ट बनेगा, अच्छी रैंक आपकी बन जाएगी। ओके, तो 3 बुक्स को आप नोट करके रख लीजिए, क्लेडन, देन कैराथर, देन जोफिल एंड नाइट्स। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस पीपीटी की, कि आपको ये हेल्प हो चूज करने के लिए। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं वो इससे भी कर पाए, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 बुक्स है जो आपको चूज करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले है एक के दास की जो वॉल्यूम है 2 से लेके 7 वॉल्यूम तक आप बिल्कुल ले सकते हो। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 वॉल्यूम लाया हूँ, ये कोऑर्डिनेशन वाला है, बट आप 2 से लेके 7 वॉल्यूम तक आप यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल है, मोर एग्जाम्पल आपको दिए गए। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं वो है आपकी हुई, हाउसक्राफ्ट एंड अटकिंस। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे एक के दास से भी, बट इज इट इज एज इट इज क्वेश्चन आपको हुई, एक के दास, सॉरी, हाउसक्राफ्ट और शिरवर अटकिंस से देखने के लिए मिलेगा। आप जब पढ़ोगे ना आपको पता यार ये तो यहाँ से पूछा है, 2017 में यहाँ से बना है, 2018 के अंदर यहाँ से बना है, 2019 के अंदर यहाँ से बना है। आप देखते से बोल दोगे पढ़ते टाइम, जब आप नोट्स मेक करोगे, जब आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन देखो, मैं बता भी देता हूँ कि कौन से टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने चाहिए। तो वे भी लिख लीजिए कि कैराथर्स, सॉरी, हुई से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पहला टॉपिक जो है इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप यहां से
पढ़ सकते हो। हाउसक्राफ्ट के जो है वो आप यहाँ से मेन ग्रुप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, और एफ ब्लॉक, और यहां से आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक, राइट। शेरवर एटकिंस की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको शेरवर एटकिंस के, ठीक है। यहां पे आप यूज कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग, देन आप यूज कर सकते हो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक एक से दो बुक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम यहाँ का जो पॉइंट है इधर भी पूछा जाता है, तो दोनों आपको कोरिलेट करेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आप शेरवर एटकिन से भी पढ़ सकते हो। माइक, हाँ, हुई से आप और सेकंड टॉपिक कौन से कर सकते हो, हुई से आप सेकंड टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक, एज इट इज क्वेश्चन आपको बायो इनऑर्गेनिक के मिलेंगे, किसके अंदर, हुई के अंदर से, एज इट इज क्वेश्चन सीएसआर नेट के। तो ये 4 बुक्स है, बट इसके वॉल्यूम आप ले सकते हो एकेदास के, सारे वॉल्यूम आपके अवेलेबल होंगे अमेजोन वगैरह पे, आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो सारे आपको अवेलेबल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी नोट्स को मेक करना है, क्या करना है, नोट्स को मेक करना है। अपेड के अंदर आपको अगर एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो नोट्स तो मेक करना ही पड़ेगा। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी बुक आपको प्रेफर करना चाहिए। तो मैं आपको एक बुक बोलता हूं, 2 बुक ही बताता हूं, इससे ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करना है। पहला है आपका के एल कपूर बहुत इजी लैंग्वेज है और इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बना के दिया है के एल कपूर। और अदर वन है आपकी अटकिंस, फिजिकल केमिस्ट्री अटकिंस बुक है। 2 बुक आप प्रेफर करिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आपको और अलग से कोई बुक्स प्रेफर नहीं करना है, आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क ले सकते हो। एज इट इज क्वेश्चन आपको के एल कपूर के मिलेंगे, अटकिंस के मिलेंगे आपके सीएसआर नेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये 2 बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं सब दोनों बुक को सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी से लैंग्वेज भी दी गई है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको दिए गए। तो इससे आप क्या करोगे, इससे आपको क्या करना है, अपनी नोट्स को मेक करना है, फिजिकल केमिस्ट्री की नोट्स को आपको मेक करना है। मेक करिए, नोट्स मेक करिए, बहुत मजा आएगा आपको मेक करने में, ठीक है। अब बात आती है, हमने नोट्स तो मेक कर लिया है, नोट्स मेक कर लिया है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने नोट्स बना दिया है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने पूरे टॉपिक की नोट्स बना दी, जो मैंने जो बताया एनालाइज करके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्री, नोट्स आपने मेक कर ली है, डन हो चुका है, नोट्स मेक आपका क्या हो चुका है, डन हो चुका है, ठीक है। रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या होती है, जब नोट्स मेक करे बाद रिवीजन जो होना चाहिए वो बहुत अच्छे से और तगड़ा होना चाहिए, रिवीजन आप। अब इस रिवीजन करे बाद से थर्ड स्टेप आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सिंपल सजेस्ट करता हूँ कंसेप्ट चेक बुक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसेप्ट चेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसेप्ट चेक फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड, ये 4 बुक है। और इसके कॉम्बिनेशन में आप गेट वाला भी ले सकते हो, गेट है तो गेट है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवर्टाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मैं आपको कि आपको पास चूज क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से तो सॉल्व करना है। इतनी जो मेहनत की है आपने, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करोगे, आप उसको अप्लाई तो कैसे करोगे कि जो आपने सीखा है दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो, 3000 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। गेट इनऑर्गेनिक बुक है, ये बहुत अच्छी है, विद सॉल्यूशन है। गेट इनऑर्गेनिक बुक जो है ये विद सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है और आंसर है, बाकी के अंदर क्वेश्चन और आंसर है। बट गेट इनऑर्गेनिक बुक यहाँ पे विद सॉल्यूशन है, तो आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि जो मैंने पढ़ा था, जिससे मैंने नोट्स मेक की थी, दैट इज अप्लीकेबल और नॉट। चलो, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब मान करते आपने अच्छे से स्टडी की है, तब आ गया ना अभी, आपने क्या किया है, व्हाट, आपने पेपर एनालाइज कर लिया है, पेपर एनालिसिस, आपने कट ऑफ एनालिसिस कर लिया,
कट ऑफ एनालिसिस कर लिया, आपने सिलेबस भी एनालिसिस कर लिया है। सिलेबस के बाद आपने बुक्स भी पढ़ ली है वन बाय स्टेप, और बुक्स करके आपने शॉर्ट नोट्स भी आपके मेक कर लिए, यानी नोट्स मेकिंग भी आपका हो चुका है। शॉर्ट नोट्स मेक करे बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बाद आपने मॉक टेस्ट दे दिया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने दे दिया है, और 100% आप फाइनल एग्जाम के अंदर, ये मैं गारंटी देता हूँ, फाइनल एग्जाम, ये मेरी गारंटी है कि 101% आपकी जो रैंक होगी वो अच्छी होगी, और आपका जो JRF होगा वो बहुत अच्छी रैंक के साथ आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है जो हमने पढ़ा है। अच्छे, अब आपने एग्जाम दिया है और 100% आपने देखा है कि आपका जो JRF है आप क्वालिफाइड हो चुके हो, JRF आप क्वालिफाइड हो चुके हो, क्वालिफाइड हो चुके हो। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई है, आपके टीचर्स को बहुत खुशी हुई, आप क्वालिफाइड हो गए, अच्छी रैंक के साथ आप क्वालिफाइड हो। बट उसके बाद क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तो मैं क्वालिफाइड होने के बाद क्या मेरे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? इतनी मेहनत तो मैंने कर लिया है क्वालिफाइंग करने के लिए, बट इस क्वालिफाइंग डिग्री के बाद, इस क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट को मैं कहाँ कहाँ लेके जा सकता हूँ और क्या अपॉर्चुनिटी मैं पा सकता हूँ? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आफ्टर क्वालिफाइंग मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर, PSU, कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाएगी मैं आपको बताऊँ। आफ्टर क्वालिफाइंग CSR, नेट और गेट, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे खुलने वाली। तो आप क्वालिफाइड हो चुके हो भाई साहब JRF, आप क्वालिफाइड हो चुके हो गेट, क्योंकि आपको ये इसकी बेस पर तो कुछ नहीं करना है। JRF का जो आपने सिलेबस पढ़ा है वही गेट है, जिसने JRF क्वालिफाइड किया उसके लिए गेट बहुत इजी है, उसके लिए कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, एक सिलेबस की बेस पर आप सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो, जितने भी आपके नेशनल लेवल एग्जाम है और स्टेट लेवल एग्जाम है आप इजिली क्वालिफाइड करोगे, कोई आपको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो आप JRF क्वालिफाइड हो गए, तो JRF क्वालिफाइड हुए बाद आप एज ए PhD स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हो भाई साहब, PhD स्कॉलर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो फेलोशिप होगी, मैंने आपको पहले बताया कि 38,000 आपकी फेलोशिप होगी इन 2 इयर्स के अंदर, और उसके बाद आपकी 45 to 50,000 फेलोशिप होती है जब आप SRF में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो 40,000 आपकी फेलोशिप हो जाती है, 40,000, ठीक है। तो पहले तो आपके 2 साल 1.5 साल आपकी 38,000 फेलोशिप होती है, उसके बाद, ठीक है, तो 5 साल तक आपको इसके क्या मिलेंगे, 5 ईयर्स तक आपको ये फेलोशिप मिलती है, 5 ईयर में आपको अपना PhD कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट, आप JRF क्वालिफाइड हुए और साथ में आप JRF तो क्वालिफाइड हुए और साथ में आप गेट भी क्वालिफाइड हुए अच्छे के रैंक के साथ, आप गेट भी क्वालिफाइड हो चुके अच्छे रैंक के साथ, तो आप एज ए PSU में वर्क कर सकते हैं। PSU में कौन आ जाता है? ONGC, बार्क, पार्क और ONGC के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप क्वालिफाइंग अच्छे रैंक के साथ गेट क्वालिफाइड होते हो तो आप क्या कर सकते हो, ONGC में अप्लाई कर सकते हो, बार्क में अप्लाई कर सकते हो, HPCL के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, और सॉरी SCL के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो ना, इस टाइप से जो कंपनीज है आपकी गवर्नमेंट, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। एज वेल जो प्राइवेट है उसके अंदर भी गेट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अगर JRF क्वालिफाइड होते हो, अगर आप JRF क्वालिफाइड होते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो देखो, अभी वो नहीं है यार PhD कंपलसरी वाला, अभी 2024 तक वो डिले हो चुका है, उसके बाद भी हो सकता है डिले, बट हम कंडीशन करें कि अगर आप 24 तक अगर क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको बिना PhD करे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पहली बात समझ आ गई है। अगर 24 के बाद आप क्वालिफाइड हो गए तो फिर आपको PhD कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बिल पास हो गया आपका, वो सारा JR पास हो गया, तो बिल्कुल आपको PhD करनी ही पड़ेगी। बट अभी आपके पास चांस है कि एक और 1.5 साल के अंदर आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हो और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप JRF क्वालिफाइड हो रहे हो, JRF क्वालिफाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप JRF करे बाद आपने PhD करी,
पीएचडी करिए, और पीएचडी करे बाद आप एंटर कर सकते हो रिसर्च के अंदर। आपको बहुत सारी रिपर्स, पोस्ट डॉक आप कर सकते हो, मैरी क्यूरी फेलोशिप आपको दी जाती है। अगर आपका रिसर्च अच्छा है, आपके पेपर अच्छे हैं, आपके जनरल अच्छे हैं, तो आपको सही जहां बाहर भी जाओगे, यूएस जाओगे, जर्मनी जाओगे, वहां पे आपके अगर फेलोशिप मैरी क्यूरी आ रही है, ये बहुत सारी फेलोशिप अलग अलग होती है, ऐसे अच्छे अच्छे फेलोशिप है जो फेलोशिप आपको अलग बढ़ाएंगे। जो मैरी क्यूरी है, मैंने सुना है कि 2 करोड़ की आपकी फेलोशिप है 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पीएचडी करके आपका करियर रिसर्च के अंदर आप बढ़ा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो रिसर्च के अंदर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो और अपनी फेलोशिप ले सकते हो, और आगे आप ज्वाइन कर सकते हो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, आईआईटीज, आईसर, एनसीएल। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग जीआरएफ। और अगर पीएचडी अच्छी अगर से हो गया है, अच्छे आईआईटी से हो गया, अच्छे आईसर से अच्छे हो गए, अच्छे एनसीएल से हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, अप्लाई कर सकते हो एज ए फैकल्टी, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका पीएचडी अच्छी जगह से हो जाता है सर, तो आप खुद की लैब भी डाल सकते हो, खुद की लैब आप डाल सकते हो, या फिर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। जो इतने बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, उसके अंदर एज ए साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ। तो मैं जेआरएफ को फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जेआरएफ होगा तो पीएचडी होगा, पीएचडी होगा तो बाकी की अपॉर्चुनिटीज आपकी होगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, इसके लिए हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। पेपर एनालिसिस, जाइए पेपर एनालिसिस देखे, कट ऑफ एनालाइज करिए, सिलेबस एनालाइज करिए, बुक्स आपको कौन सी प्रीफर करना है वो भी बता दिया है, नोट्स मेक करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और फाइनल एग्जाम में जाके आपको 100% क्या करना है, अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। और ये मेरी गारंटी है कि आप 100% एग्जाम को क्वालिफाइड कर लोगे, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको करना है गाइस। अपने फ्यूचर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। आपको बताने के लिए आपके टीचर्स है, जिन्होंने ये वेबिनार अरेंज किया है, वो इतने अच्छे टीचर है क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सोचा है। नहीं तो कहीं बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि आफ्टर पीजी आपको क्या करना चाहिए, उनका एम क्लियर ही नहीं होता है कि आफ्टर उन्हें पीजी क्या करनी चाहिए, जिससे वो फ्यूचर के अंदर सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अपना वर्क करे और स्टेबिलिटी ला पाए, ठीक है। तो होपफुली इस सेशन से आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो उठाई होगी। मैं यही कम टाइम के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। तो इफ एनी क्यूरी एंड डाउट प्लीज आस्क मी। अगर कोई आपको क्यूरी है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। The session is open for questions, students. If any query guys, please ask me. There should be some questions. Abhishek, do you have anything to ask? तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गाइस कि आप कम टाइम के अंदर अपने रिजल्ट को ला सकते हो। जो कुछ लोग अपियर है, अपियर वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थोड़ा सा वर्क करना है और आप सही डायरेक्शन में, अगर आपका स्टडी हो गई है तो आप सही डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, आपकी लाइफ को जो है एक अलग पन्ने के ऊपर आपको दिखाई देगी। किसी को कुछ क्यूरीज है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। ये जो पीडीएफ है मैं मैम के पास प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको शेयर कर देगा, राइट। जो आपके टीचर्स हैं उनके पास भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज के हो और आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। मेरी मेल आईडी में मैं शेयर करूंगा, जिसमें अगर किसी को बुक, रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट है, वो रेफरेंस बुक मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट, पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी गाइस। बट अभी आपको इस पर वर्क करना है, इस पर फीचर के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उस पेरेंट्स की जो उम्मीद है तो उन पर हमें खरा उतरना है। तो अभी बस इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपने इतने टाइम तक मुझे सुना है तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा यहाँ पे। ओके, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, वो बोल रहे हैं जो वाइज नहीं है यहाँ पे। हेलो सर। यस यस सर, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, यस यस। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था कि ऑर्गेनिक में
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 या तो 3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। जी तो जी ऐसे जी। टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हाँ। किस तरह से अप्रोच किया जाए? राइट। तो देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएजेंट, तो जनरली रिएजेंट और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंबाइन करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको कभी लगेगा नहीं कि अलग अलग मिक्स हुए क्वेश्चन है। अगर आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर है तो आपको कभी लगेगा नहीं कि दो टॉपिक्स के मिक्स होके आपको क्वेश्चन पूछे गए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से हमें लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कहाँ से अटैक होगा, एक्सो अटैक, एंडो अटैक हो रहा है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनसे मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, 6 मेंबर, आपको स्टेबिलिटी ऑफ रिंग पता है, तो आप कभी भी आपको अलग से मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है कि दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। सिर्फ आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और अप्रोच करना कब है, जब आप अच्छे से नोट्स को पढ़ लोगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो खुद ब खुद वो जनरेट होते जाएगा आपका। ठीक है, होपफुली। आज कोई ओके क्यूरीज है सर, किसी थैंक की? यू। ओके। Any other query? Any other person who wants to ask something? राइट। This is an open session. Now you can ask. आप कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अबाउट सब्जेक्ट। Since you belong to different disciplines, different subjects, organic, inorganic, analytical, physical, you will definitely have some questions to ask. What you should do with others, because you are not versed with that subject in the second year. So how you need to approach anything of that sort, you can always ask all the students. No one? Okay. Yes, there is somebody. Archana, yes, please, you can ask. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes. या Sir, we had a very informative session. Thank you, sir, for this talk. Actually, Right. I really wish I could listen to something like this a few years back. I am not an MSc student. I'm currently pursuing my PhD. Okay. So I would like to ask you, sir, very precisely, in this case, since I'm already in research field. So I would like to ask you, sir, has this particular, in this case, in case of NET, has the boat already sailed, or do I still have time to start swimming and catch up with the boat, or is the boat still at the shore? नहीं, देखो, दे टोटली डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी, राइट? अभी आपकी मेंटेलिटी क्या है उसके, तो अभी तो आप स्टार्ट कर सकते हो, रिसर्च में भी हो तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सर दोनों में टाइम इक्वली चाहिए, I mean हाँ, equal sincerity and dedication in both the fields, so it is almost like stepping up your feet in two different boats, so it's like I'm conscious about that. हाँ, फिर आपको एक गाइड रखना पड़ेगा, यानी गाइड मीन्स मतलब कि कम टाइम के अंदर आपको कैसे ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाए, क्योंकि आप सेल्फ Yeah. पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, राइट? तो आपके Yes, पास sir. एक्चुअली ऑलरेडी नोट्स बनी हुई होनी चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इससे आपका जो टाइम जो है वो बच जाएगा। तो आपने डेली भी 4 आवर्स भी दिया तो आप क्वालिफाइड कर सकते हो। Yes, sir. तो ये टारगेट आप रखिए कि डेली का 3 to 4 आवर्स दीजिए, और आपके पास बहुत सारी देखो नोट्स अवेलेबल है, जो है, जब आप देखोगे टेलीग्राम पे भी देखोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। Sure, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम। Okay. Are there any more queries? No, I suppose, I think
If there are no further questions or queries, before a formal vote of thanks, first of all, thank you so much, Mr. Tauheed Nadeem sir. I, on behalf of Department of Chemistry, extend our appreciation for your efforts in arranging this webinar for the benefit of the students. Actually, this has been a bottleneck as far as students are concerned, because they are always tuned with learning as per the curriculum and scoring marks, but they are unaware of what strategy to adopt when they are supposed to clear competitive exams. And I'm sure with this lecture, I think they will be benefited, and they must have learned some strategy, some planning to crack such examinations. So this is from my side. Thank you so much, sir. And now may I request Dr. Dilip Wasawa, sir, who is a professor in Department of Chemistry, Gujarat University, to present formal vote of thanks for this webinar. Sir. Yes. Yes, sir. So, good evening, all of you. Now we are. Good evening, sir. Yeah, we are end of this session now. So, first of all, I would like to congratulate and thanks to Mr. Tauheed Nadeem sir, Head Institute for Advanced Studies, Pune. You have delivered the eye-opening lecture, and for a single syllabus, you have mentioned that we may able to create at least 5 to 6 examinations. And we have settled the syllabus in such a way that most of the topics are covered in a MSc syllabus. Right. So ongoingly, like we are also informing students that they can go through the syllabus. But today you have analyzed all the topics very nicely, and you have said very precisely about the particular topics and the weightage of the marks. That is something very touchy for all the students. So I really acknowledge to you, sir, for this wonderful talk. And I also would like to thank patron Professor Dr. Himanshu Pandya, sir, Honorable VC, Gujarat University. I would like to thank Dr. VK Jain, sir, Head and Professor, Department of Chemistry and Chairperson for today's webinar. I also thanks to convener Professor Pranav Srivastav, sir, Professor, Department of Chemistry, all the coordinators for this webinar, and specifically I congratulate and I thanks to all the participants from the Department of Chemistry, present students and the past students, and also from other colleges. Few students were attending from the Palanpur and etc. So I thanks to them also. So thank you very much for this webinar. Thank you, Nadeem sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Wasawa sir. Yeah, and over to you, Pranav sir. Thank you, Wasawa sir. Now, may I ask Kalyani ma'am to take over? Yes, sir. So I think the webinar is done. So students can start leaving and they will be getting